हेलो दोस्तों, मैं कौशल कुमार आपके एजुकेशन चैनल में स्वागत है। मैंने पिछली वीडियो में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था। आज लैंगिक जनन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उससे पहले लैंगिक जनन को रिवीजन कर लेते हैं। काफ़ी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लैंगिक जनन से ही पूछे जाते हैं। लैंगिक जनन में मैंने विखंडन पढ़ा था। विखंडन बताए थे दो तरह के होते हैं, एक द्विखंडन बाइनरी फिजन तथा दूसरा बहुखंडन मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन द्विखंडन किसको कहे थे, जिसमें जो है पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव जैसे पैरामीशियम जीवाणु अमीबा क्लाइडोमोनास यूग्लिना, ये एक कोशिकीय जीव जो है दो बराबर भागों में बंट जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं और दो नए संतति का निर्माण करते हैं, तो उसे द्विखंडन विभाजन का। जबकि दूसरा है विखंडन का दूसरा बहुखंडन मल्टीपल फ्यूजन। इसमें वैसा विभाजन होता है जिसमें एक व्यष्टि जो है खंडित होकर अनेक व्यष्टि में की उत्पत्ति करता है, निर्माण करता है, उसे बहुखंडन कहते हैं। बहुखंडन का एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम बताए थे चित्र 8.2 में, एवं द्विखंडन का एमीबा। तो आपने विखंडन को दो भागों में समझा, द्विखंडन एवं बहुखंडन में। अब आता है लैंगिक जनन में ही होता है एक पुनर्जनन, पुनरुद्भवन यानी पुनर्जनन। इसको इंग्लिश में रीजेनरेशन, री मतलब फिर से, जनरेशन मतलब जनरेट करना, उत्पन्न करना। यानी कि एक से देखिए 3 टुकड़े हुए हैं, तीनों नए नए जीव का निर्माण हुए। ये प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन का एग्जाम्पल दिखाया गया है। इसमें कहीं से भी जीव छत विछत हो जाए, टूट जाए, टुकड़े में बट जाए, खंडित हो जाए, वो जितने टुकड़े में खंडित होंगे वो वृद्धि करके नए जीव का निर्माण करेंगे। इसमें हाइड्रा प्लेनेरिया इसका एग्जाम्पल है। कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो उसका प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है। ये पुनर्जनन कहलाता है, यानी पुनर्जनन हो जाता है, फिर से जन्म हो जाता है और समान जीव की तरह फिर से ये अपना जीवन यापन करता है। दूसरा है मुकुलन। मुकुलन क्या है? मुकुलन आप देख रहे हैं चित्र, हाइड्रा में मुकुलन हुआ है। एक जगह से पहला चित्र में थोड़ा सा मुकुल निकला है, दूसरे में और थोड़ा बढ़ा हुआ, तीसरे में जो है ये पूरा मुकुल बड निकल गया है। और यही बड जो है एक नए पौधे का, एक नए हाइड्रा का निर्माण कर देते हैं इस मुकुलन में। यानी कि मुकुलन एक प्रकार का भी लैंगिक जनन ही है, जो जनन के शरीर के धरातल से कलिकाएं फूटने या प्रवर्ध निकलने के फलस्वरूप होता है। तो मुकुलन भी दो प्रकार के होते हैं। ये भी एक कोशिकीय जीव में भी होता है और बहुकोशिकीय जीव में भी होता है।
एक कोशिकीय जीव में मुकुलन यीस्ट में होता है। यीस्ट जो है उसका जो किसी एक भाग में यीस्ट के एक बल्ब लाइक उभार निकल आती है। उस बर्ड को जो है क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। तो ये एक कोशिकीय में भी होते हैं, बहुकोशिकीय में भी होते हैं। बहुकोशिकीय का यहाँ उदाहरण दिया हुआ है मुकुलन का हाइड्रा में। हाइड्रा जो है मुकुल द्वारा बर्ड जो है बाहर निकल जाता है और छोटा सा उभार निकल कर एक बड़े बर्ड का निर्माण कर धीरे धीरे वृद्धि करने लगता है और जनन की सभी संरचनाओं का निर्माण करते हुए एक नया हाइड्रा का निर्माण कर लेता है। तो आपने मुकुलन को भी समझा। अब है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन में जो है वैसे प्लांट्स आते हैं, ये भी अलैंगिक जनन के ही उदाहरण है कायिक प्रवर्धन। इसमें वैसे पौधे आते हैं जिसका हम एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, तो इसमें बीज का उपयोग नहीं होता है, उसके तने का उपयोग होता है। इसमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। ये तने द्वारा ही नए पौधा बनाते हैं और वह विकसित होते हैं। जैसे गन्ना, गुलाब, अंगूर, ये सब उसका उदाहरण है। केला, संतरा, गुलाब, चमेली जैसे उन पौधों उगाने के लिए बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके होते हैं। कायिक प्रवर्धन में ये सभी उदाहरण है और इसका एक लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनन पौधे के समान ही होते हैं। तो आपने कायिक जनन को भी पढ़ा। यहाँ कायिक जनन के एक एग्जाम्पल दिया गया है ब्रायोफिलम। जब ब्रायोफिलम की पत्ती वृक्ष से अपना नीचे गिरता है तो वह विकसित होकर पौधे में बदल जाता है। तो कायिक प्रवर्धन को भी समझा। अब है बीजाणु महासंघ, जो इसका एग्जाम्पल है राइजोपस पौधे समागम, जिसको दिखाया गया है चित्र 8.6 में। तो बीजाणु यानी स्पोर जो होता है, अगर आप रोटी के एक टुकड़े को घर के एक कोने में रख देंगे तो कुछ दिन के बाद धागे नुमा समान संरचना विकसित हो जाएगी। यह जो है राइजोपस ही है, इसका उस कवक जाल है, राइजोपस का एक कवक जाल है। ये जनन के भाग नहीं है परंतु एक जो है गुच्छा के समान होते हैं, उसमें गोल संरचनाएं। ये गुच्छा विशेष कोशिकाएं अथवा बीजाणु पाए जाते हैं इस गुच्छा में और यही बीजाणु वृद्धि कर राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। और ये बीजाणु चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है। भित्ति मतलब दीवार, एक मोटी दीवार होती है जो प्रतिकूल परिस्थिति में, यानी कि परिस्थिति के विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति में, संकट के घड़ी में ये रक्षा प्रदान करती है। तो राइजोबियम को भी, बीजाणु महासंघ को भी आपने समझा। अब लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या है? वो लैंगिक जनन में आपने देखे थे कि इसमें एक ही लिंग का खंडन होता था और उससे नए जीव बनते थे। इसमें अमीबा था एग्जाम्पल, प्लाज्मोडियम बहुखंडन का उदाहरण थे। लेकिन लैंगिक जनन में
दो अलग अलग लिंग भाग लेते हैं और निषेचन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, उससे युग्मक बनते हैं, यानी कि जायगोट बनते हैं और विकसित होकर वह एक नए जीव, मानव, जंतु जो भी है उसका निर्माण करते हैं। यानी कि नर जनन और मादा जनन जनक दोनों भाग लेते हैं, जिसमें नर जनन के भाग है स्पर्म यानी शुक्राणु, और वो मादा के है अंडाणु यानी ओवम। निषेचित होती है, फर्टिलाइजेशन होता है तो युग्मक यानी जायगोट बनता है और एक नए जीव या संतति उत्पन्न होते हैं। ये लैंगिक जनन की एक विधि है कि इसमें दो भिन्न भिन्न अर्थात नर और मादा भाग लेते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। लाइट चली गई है, फिर भी मैंने समझाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। साधन के अभाव के कारण काफ़ी परेशानियां झेलना पड़ता है। हालांकि लाइट आ गई है, उस परेशानी में भी मैं आप लोग को समझाने का भरपूर प्रयास करते हैं। तो आपने देखा लैंगिक जनन में दो अलग अलग लिंग नर और मादा भाग लेते हैं और उससे जो नए जीव उत्पन्न होते हैं वे लैंगिक जनन कहलाते हैं। यानी कि नर मादा जनकों द्वारा अलग अलग प्रकार के युग्मकों यानी गैमिट्स का निर्माण होकर जो एक कोशिकीय संरचनाएं होती हैं। नर युग्मक अलग है, आकार अपेक्षा छोटा संजल, जबकि मादा युग्मक आकार बड़ा और अचल होता है। नर युग्मक में शुक्राणु पाया जाता है जबकि मादा में अंडाणु पाया जाता है। ये संयोजित होकर, संयुक्त होकर, संलयित होकर यानी कि निषेचित होकर, फर्टिलाइज्ड होकर जायगोट का निर्माण करता है और ये दोनों एक एक कोशिकीय मिलकर एक बहुकोशिकीय वयस्क जीव का निर्माण करता है। यानी कि शुक्राणु भी एक कोशिकीय, अंडाणु भी एक कोशिकीय, दोनों मिलकर बहुकोशिकीय वयस्क जीव में परिवर्तित करते हैं और ये स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं। परिवर्तित करने के बाद जब ये जीव बन जाते हैं तो स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं। ये सिर्फ मनुष्य या किसी जीव में ही नहीं, बहुकोशिकीय पादपों में भी होते हैं। जंतुओं के समान वे भी लैंगिक जनन करते हैं। हालांकि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं जैसे पैरामीशियम, शैवाल, इसमें यह नहीं पाया जाता है, जो कि वो लैंगिक जनन में मैंने पढ़ा ही दिए हैं। और लिंग के आधार पर जीव को दो भाग में बांटा गया है, एक लिंगी और द्विलिंगी। एक लिंगी वे होते हैं जिसमें एक सेक्स होता है, नर और मादा लिंग अलग अलग होते हैं। जिसमें शुक्राणु होता है, नर जीव कहलाते हैं, जिसमें अंडाणु होता है, मादा जीव कहलाते हैं, और जिसमें नर और मादा दोनों होता है वे उभयलिंगी, बाइसेक्सुअल यानी कि हर्माफ्रोडाइट कहलाता है। तो आपने जाना एक लिंगी, द्विलिंगी और बहुलिंगी के बारे में।
एक लिंगी जिसमें एक सेक्स पाया जाता हो, द्विलिंगी जिसमें दोनों सेक्स पाया जाता हो, नर और मादा, नर एक लिंगी मादा एक लिंगी, लेकिन जिसमें नर और मादा दोनों हो उसे उभयलिंगी यानी बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। मैंने बार बार कह रहा हूँ कि लाइट का अभाव है, साधन का अभाव है, संसाधन का अभाव है, फिर भी आप लोग को समझाने के भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आप लोग हमारी भी मदद करें, लाइक सब्सक्राइब करें ताकि मैं साधन संसाधन जुटा पाऊँ और बेहतर शिक्षा देने में सक्षम हो। तो लैंगिक जनन के बारे में आप लोगों ने समझा जाना। अब NCERT के पॉइंट्स लेके चलते हैं। लैंगिक जनन प्रणाली क्यों? लैंगिक जनन प्रणाली क्यों? इस पर आगे की वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। चूँकि लाइट चली गई है तो समझाने में परेशानी होगी, बताने में परेशानी होगी, इसीलिए इसे अगले वीडियो में समझेंगे। आज इतना ही। आप लोग को इस वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, एक दूसरे को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।